हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जेएसएससी सीजीएल 2023 का फाइनल नतीजा जारी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने किया प्रकाशित। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने आखिरकार संयुक्त स्नातक स्तर 2023 परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। सोमवार को जारी अधिसूचना में आयोग ने विभिन्न वर्गों के कुल सफल अभ्यर्थियों की सूची के साथ साथ उन रोल नंबरों को भी प्रकाशित किया है जिन्हें संबंधित विभागों में नियुक्ति के लिए अनुशंसा भेजी जा रही है। फाइनल रिजल्ट झारखंड हाईकोर्ट के हालिया आदेश के अनुरूप जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने आदेश की धारा 153 ई में कहा था कि आयोग अंतिम परिणाम प्रकाशित करे और राज्य सरकार सफल अभ्यर्थियों को संबंधित पदों पर नियुक्त करे। इसी आदेश के अनुपालन में जेएसएससी ने 8 दिसंबर को परिणाम जारी कर दिया। जारी परिणाम में विभिन्न श्रेणियों में सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर शामिल किए गए हैं। आयोग ने कुल कई सौ अभ्यर्थियों के रोल नंबर अंकित किए हैं जिन्हें अलग अलग विभागों में नियुक्त किया जाएगा। केवल असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, प्लानिंग असिस्टेंट, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, जूनियर डायरेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड समेत कई पदों के लिए परिणाम एक साथ जारी किया गया है। आयोग ने यह भी उल्लेख किया है कि हाईकोर्ट के आदेश के धारा 153(4) के अनुसार एसआईटी की अंतिम जांच रिपोर्ट आने तक 10 उम्मीदवारों का परिणाम रोक दिया गया है। इन अभ्यर्थियों के रोल नंबर सूची में शामिल नहीं किए गए हैं और भविष्य में एसआईटी जांच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। आयोग ने अधिसूचना में बताया है कि कुछ अभ्यर्थियों के दस्तावेज अधूरे, अस्पष्ट या गलत प्रमाण पत्र जमा करने के कारण उनका परिणाम अस्थायी रूप से रोका गया है। आयोग ने कहा है कि संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा जरूरी प्रमाण प्रस्तुत करने पर उनके परिणाम में संशोधन संभव है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि, मिसमैच या मॉडरेशन संबंधी गलती पाई जाती है तो आयोग उसे सुधारने का अधिकार रखता है, यानी अंतिम परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं। आयोग ने कहा है कि सभी चयनित अभ्यर्थियों के अंक, कट ऑफ और विभागवार रिक्तियों के अनुसार अंतिम सूची छठे चरण की सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएंगी। ये जानकारी परिणाम सूची जारी करने के बाद अलग से प्रकाशित की जाएगी। हेमंत कैबिनेट में 33 प्रस्ताव पारित। 2450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी सरकार धान। झारखंड में सरकारी धान खरीद का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार के द्वारा बोनस के साथ इस साल खरीद होने वाले धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य का दर निर्धारित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में आज सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में धान खरीद के लिए सरकारी दर 2450 रुपये निर्धारित करने सहित कुल 33 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट सचिव वंदना दादिल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट ने धान अधिप्राप्ति योजना की मंजूरी प्रदान की है, जिसके तहत किसानों को अब किश्तों में नहीं बल्कि 48 घंटे में पूर्ण भुगतान हो जाएगा। इसके लिए कुल 48 करोड़ 60 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस साल 15 दिसंबर से धान खरीद की संभावना है। कैबिनेट सचिव वंदना दादिल ने जानकारी देते हुए कहा कि इसके अलावा कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजकीय मेला आयोजन हेतु संशोधित मार्गदर्शिका की स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत 2 कैटेगरी में पर्यटन महोत्सव और सांस्कृतिक मेला के रूप में रखा गया है। पर्यटन महोत्सव में अधिकतम निर्धारित राशि 80 लाख है, वहीं सांस्कृतिक मेला के लिए 70 लाख है। लंबित छात्रवृत्ति पर कल्याण मंत्री चंपरा लिंडा ने दी सफाई, केंद्र को ठहराया दोषी। राज्य के एससी, एसटी और ओबीसी विद्यार्थियों के लंबित छात्रवृत्ति को लेकर चल रहे सियासत के बीच आदिवासी कल्याण मंत्री चंपरा लिंडा ने सफाई दी है। विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए चंपरा लिंडा ने इसके लिए केंद्र सरकार को दोषी माना है। उन्होंने कहा कि केंद्रांश की राशि जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि साल 2023-24 में 271 करोड़ की मांग राज्य सरकार की थी, जिसमें से बीसी कैटेगरी जो पोस्ट मैट्रिक का था उसमें मात्र 77 करोड़ ही मिला। इसी तरह 2024-25 में जरूरत 254 करोड़ की थी, जिसमें 33 करोड़ मिला। 2025-26 में 370 करोड़ की जरूरत है और इसमें एक भी पैसा अब तक नहीं मिला है। इसी तरह प्री मैट्रिक की बात करें तो 2023-24 में 67 करोड़ के स्थान पर 7 करोड़ मिला। इसी तरह 2024-25 में 66 करोड़ के स्थान पर 12 करोड़ मिला और 2025-26 में 45 करोड़ जरूरत है, अभी 4 करोड़ मिला है। छात्रवृत्ति को लेकर चल रहे विवाद के बीच राज्य सरकार केंद्र के समक्ष सारी बातों को रखने की तैयारी में है। शीतकालीन सत्र के बाद दिल्ली जाने की बात करते हुए विभागीय मंत्री चंपरा लिंडा ने कहा कि छात्रवृत्ति को लेकर राजनीति उचित नहीं है, क्योंकि इससे छात्र प्रभावित हो रहे हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए चंपरा लिंडा ने केंद्र और राज्य में अलग अलग दल की सरकार होने के कारण इस तरह की परिस्थितियां आती हैं, जिसके कारण छात्रों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि जो राज्य का वाजिब हक है उसे पूरा करने में सहयोग करें। राज्य के द्वारा हर साल छात्रवृत्ति से संबंधित मांग पत्र भेजा जाता है। इसके बावजूद केंद्र के द्वारा राशि मुहैया नहीं कराई जाती है। इसके पीछे वजह क्या है ये मुझे पता नहीं है, मगर जो आंकड़े बताते हैं उससे साफ है कि जो केंद्र के द्वारा राशि दी जानी चाहिए वो झारखंड को नहीं मिल रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने मनीया योजना के कारण छात्रवृत्ति लंबित होने से इनकार करते हुए कहा कि इसके लिए बजटीय प्रावधान किया हुआ है। राज्य सरकार छात्रवृत्ति देने को तैयार है, बशर्ते कि केंद्र अपना हिस्सा दे दे। रांची के 3 बस टर्मिनलों का 48 करोड़ 72 लाख से होगा कायाकल्प, यात्रियों को मिलेंगी अत्याधुनिक सुविधाएं। राजधानी रांची के 3 प्रमुख बस टर्मिनलों आईटीआई बस स्टैंड, सरकारी बस डिपो और बिरसा मुंडा बस टर्मिनल खादगड़ा का कायाकल्प अब राष्ट्रीय मानकों पर होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके आधुनिकीकरण, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार के निर्देश दिए हैं। नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार ने विभाग को निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ करने का आदेश दे दिया है। कुल 48 करोड़ 72 लाख रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें आईटीआई बस स्टैंड के लिए 24 करोड़ 77 लाख, सरकारी बस डिपो के लिए 20 करोड़ 19 लाख और बिरसा मुंडा टर्मिनल के पुनरुद्धार के लिए 3 करोड़ 76 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। आईटीआई बस स्टैंड को अत्याधुनिक रूप में 3 एकड़ में विकसित किया जाएगा। यहां वातानुकूलित प्रतीक्षालय, कैफेटेरिया, ड्राइवर कैंटीन, डॉर्मेट्री, टिकट काउंटर, ई रिक्शा व कार पार्किंग जैसे आधुनिक प्रावधान होंगे। प्रतिदिन 416 बसों का परिचालन सुनिश्चित किया जाएगा। 1960 के दशक में बना सरकारी बस डिपो अब नया रूप लेने जा रहा है। 20 करोड़ 19 लाख की लागत से इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिसमें ट्रांजिट यात्रियों के लिए रेस्टरूम, फूड कियोस्क, गेस्ट हाउस और आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था होगी। यहां से प्रतिदिन लगभग 512 बसें चलेंगी। वहीं बिरसा मुंडा बस टर्मिनल खादगड़ा को 3 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से और सुविधाजनक बनाया जाएगा। नए स्वरूप में यह परिसर स्मार्ट शेड, सीसीटीवी, हाई मास्ट लाइट, डॉर्मेट्री, गेस्ट हाउस और सुंदर लैंडस्केपिंग से सुसज्जित होगा। इन तीनों परियोजनाओं के पूर्ण होते ही रांची के बस टर्मिनल राज्य के ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के मॉडल टर्मिनलों में शामिल होंगे, जिससे यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन सुविधाएं मिलेंगी। झारखंड विधानसभा में 7,721 करोड़ 25 लाख का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग टॉप पर। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। फिर सघन के बाद 12 बजे शून्यकाल और ध्यानाकर्षण की कार्यवाही विपक्षी हंगामे के बीच चलती रही। इसी दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 7,721 करोड़ 25 लाख का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। तब वेल में विपक्ष का हंगामा जारी था। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। छात्रवृत्ति और किसानों से धान खरीद नहीं होने पर सवाल उठाए जा रहे थे। बता दें कि पिछले मानसून सत्र के दौरान सरकार ने 4,296 करोड़ 62 लाख का प्रथम अनुपूरक बजट पास कराया था। इस बजट में सबसे ज्यादा तवज्जो महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को दिया गया है। इस विभाग के लिए 2,082 करोड़ 25 लाख की राशि का प्रावधान है। इसमें सबसे ज्यादा राशि सामाजिक सुरक्षा और कल्याण मद में 2,077 करोड़ मांगी गई है। दूसरे स्थान ग्रामीण कार्य विभाग है। इसके लिए 1,324 करोड़ 82 लाख का प्रावधान है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के लिए 729 करोड़, आपदा प्रबंधन प्रभाग के लिए 526 करोड़, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए 500 करोड़ और गृह विभाग के लिए 443 करोड़ की मांग रखी गई है। इससे ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरंडी ने आसन से आग्रह किया कि शून्यकाल से ज्यादा जरूरी नौजवानों की छात्रवृत्ति और किसानों की धान खरीद का मसला है। वादे के तहत किसानों से 3200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान क्यों नहीं खरीदी जा रही है? लाचार होकर किसानों से 1500-1600 रुपए की दर से बिचौलियों को धान बेचना पड़ रहा है। इसलिए बाकी कार्य बंद कर इस गंभीर विषय पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि शून्यकाल की सूचनाओं का विभाग की ओर से जवाब भी नहीं मिलता है। ये कहते हुए विपक्षी विधायक वेल में आए और नारेबाजी करने लगे, लेकिन शोर शराबे के बीच शून्य और ध्यानाकर्षण की सूचनाएं ली गईं। संसदीय कार्य मंत्री ने 5 दिसंबर 2025 को शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्यवाही के बाद हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के फैसले पर सभा की सहमति की बात उठाई, जो ध्वनिमत से पारित हो गई। स्पीकर ने कहा कि समिति की बैठक के मुताबिक मंगलवार यानी 9 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर 3 घंटा वाद विवाद के लिए आवंटित रहेगा। मनरेगा कर्मियों के बीच पहुंची मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मांगों पर हुआ प्रत्यक्ष संवाद और दिलाया भरोसा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की मंत्री दीपिका पांडे सिंह आज रांची में प्रदर्शन कर रहे मनरेगा कर्मियों की भीड़ के बीच स्वयं पहुंची और उनकी समस्याओं को सीधे सुना। सैकड़ों की संख्या में मौजूद मनरेगा कर्मियों में अपनी प्रमुख मांगे ग्रेड पे निर्धारण, सेवा का नियमितीकरण, सामाजिक सुरक्षा प्राविधान, सेवा सुरक्षा नीति और बर्खास्तगी मामलों की पारदर्शी सुनवाई के लिए अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना
स्पष्ट रूप से मंत्री के समक्ष रखीं। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कर्मियों को भरोसा दिलाया कि उनकी हर न्याय संगत और विधि सम्मत मांग पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि व्यापक समीक्षा के बाद ठोस, सकारात्मक और न्यायपूर्ण निर्णय शीघ्र लिए जाएंगे। उन्होंने यह भी दोहराया कि राज्य सरकार मनरेगा कर्मियों के सम्मान, अधिकार, सुरक्षा और वैधानिक दायित्वों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार का स्पष्ट मत है कि मनरेगा कर्मी ग्रामीण भारत की विकास यात्रा की रीढ़ हैं और उनकी जायज समस्याओं की अनदेखी किसी भी परिस्थिति में नहीं की जाएगी। सोहराय पर 2 दिनों की छुट्टी, खनिजों पर सेस में भारी वृद्धि। राज्य सरकार ने वर्ष 2026 की सरकारी छुट्टी तय कर दी है। राज्य मंत्रिपरिषद ने आज छुट्टी की सूची को मंजूरी दे दी। शनिवार और रविवार की छुट्टियों को छोड़कर कार्यपालक आदेश के तहत 14 दिन और एनआई एक्ट के तहत 21 दिन की छुट्टी रहेगी। मालूम हो कि एनआई एक्ट के तहत छुट्टी रहने पर राज्य में अवस्थित केंद्र सरकार के कार्यालय और प्रतिष्ठान भी बंद रहते हैं। इस बार राज्य सरकार ने जनजातियों के महत्वपूर्ण त्योहार सोहराय पर 12 एवं 13 जनवरी को छुट्टी घोषित की है। इसके अलावा राज्य सरकार ने खनिजों पर लिए जाने वाले सेस में भारी वृद्धि की है। राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से लिए गए निर्णय के तहत सबसे अधिक बॉक्साइट पर लिए जाने वाले सेस में वृद्धि की गई है। पहले कोयला पर प्रति टन 250 रुपए की जगह अब 450 रुपए प्रति टन, आयरन ओर पर 400 की जगह 600 रुपए, बॉक्साइट पर 116 रुपए की जगह 2000 रुपए प्रति टन और लाइमस्टोन पर 40 रुपए की जगह 100 रुपए सेस लगेगा। एसीबी की छापेमारी के दौरान श्रवण जालान नहीं मिले, एजेंसी के हाथ लगे मोबाइल व जमीन के पेपर। जेल में बंद सस्पेंशन आईएएस विनय चौबे के करीबी और रांची के चर्चित व्यवसायी श्रवण जालान के यहां हुई छापेमारी में एसीबी को अलग अलग कंपनी के 2-3 मोबाइल फोन और जमीन से संबंधित दस्तावेज के अलावा कुछ डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं। एजेंसी फिलहाल मोबाइल फोन और डिजिटल साक्ष्य को खंगालने में जुटी हुई है। रेड के दौरान श्रवण जालान अपने आवास पर मौजूद नहीं थे। जब तक रेड चलती रही तब तक वो अपने घर और कार्यालय नहीं आए, इसलिए अब एसीबी उन्हें नोटिस जारी कर सकती है। आशंका जताई जा रही है कि एसीबी जल्द ही श्रवण जालान को पूछताछ के लिए समन जारी करेगी। बता दें कि सोमवार सुबह झारखंड एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चर्चित व्यवसायी श्रवण जालान के घर और ऑफिस समेत अन्य ठिकानों पर रेड की है। जिस मामले में श्रवण जालान के ठिकानों पर रेड हुई है वह आईएएस विनय चौबे से जुड़ा हुआ शराब घोटाला केस है। एसीबी को इस बात की जानकारी मिली है कि विनय चौबे ने अपनी अवैध कमाई का एक बड़ा हिस्सा श्रवण जालान के माध्यम से अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट किया है। इससे पहले एसीबी की टीम ने रविवार को विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता से 10 घंटे तक पूछताछ की थी। इसके साथ ही एजेंसी ने विनय चौबे के करीबी विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह की तलाश में बिहार के लखीसराय में भी छापेमारी की थी। मजदूर संघ का रांची में 10 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन। झारखंड राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ जिला शाखा लोहरदगा ने 10 दिसंबर को रांची में विरोध धरना प्रदर्शन आयोजित करने का ऐलान किया है। ये जानकारी महासंघ के जिला अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेश कुमार सिंह ने यूकलिप्टस मैदान में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए दी। महेश कुमार सिंह ने कहा कि 4 लेबर कोड मजदूरों के दुश्मन और मालिकों के मित्र हैं। ये चारों श्रम संहिताएं मजदूरों की गुलामी का दस्तावेज हैं और इन्हें तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि सितंबर 2020 में मोदी सरकार ने विपक्ष और किसानों के विरोध के बावजूद 3 कृषि कानून और 4 श्रम संहिताएं संसद में बिना पर्याप्त बहस के पारित कर दी थीं। महेश ने कहा कि किसानों के व्यापक विरोध के कारण कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था, लेकिन अब भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 से चारों श्रम संहिताओं को फिर से लागू कर दिया है। उनका पूरा प्रतिरोध जारी है और कुछ राज्यों जैसे केरल ने इसे लागू करने से मना कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि छद्म वेतन, छद्म मजदूरी, छद्म स्वास्थ्य, छद्म सुरक्षा, बच्चों की छद्म शिक्षा, हड़ताल और समझौते के अधिकार का हनन और यूनियन बनाने पर रोक के खिलाफ नगर परिषद लोहरदगा के महासंघ के सदस्यगण विधानसभा कूटे मैदान रांची में आयोजित प्रदर्शन धरना में भाग लेंगे। रांची में बड़े पैमाने पर वाहनों की जांच, 72,650 रुपये जुर्माना, 5 वाहन जब्त। रांची में सोमवार जिला प्रशासन ने अलग अलग जगहों पर ट्रक, हाईवा और डंपर जैसे भारी वाहनों की सघन जांच की। ये कार्रवाई जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने किया। अभियान का मकसद था सड़क सुरक्षा बढ़ाना, ओवरलोडिंग रोकना और मोटरयान कानून का पालन कराना। मुरहाबादी, बोडिया, रिंग रोड, बीआईटी मेसरा और सिल्ली थाना क्षेत्र में अभियान चलाया गया। प्रशासन ने सभी वाहन मालिकों और चालकों से कहा है कि वो अपने वाहन के सभी कागजात हमेशा अपडेट रखें और ओवरलोडिंग ना करें। नियम तोड़ने वालों पर आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सड़क दुर्घटना में पिता पुत्र की मौत, ओएनजीसी के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस पहुंची घटनास्थल। बोकारो जिले में एक सड़क हादसे में पिता और बेटे की मौत हो गई। आरोप है कि इसमें ओएनजीसी की गाड़ी शामिल थी।
परिवार के लोग और गांव वाले पिता और बेटे के शवों को ओएनजीसी गेट के सामने रखकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। परिवार का आरोप है कि हादसे के बावजूद ओएनजीसी का कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी लेने के लिए आगे नहीं आया है। ये घटना कल रात हुई। पिता और बेटा बोकारो के बंगड़िया ओपी क्षेत्र के परबतपुर ब्लॉक के पास एक शादी में जा रहे थे, तभी उन्हें एक स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। मृतकों की पहचान कैलाश सिंह और उनके बेटे कृष्ण सिंह के रूप में हुई है। दोनों स्थानीय निवासी थे। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार को सुबह घटना की जानकारी मिली और वो मौके पर पहुंचे, जहां उन्हें शव मिले। इसके बाद परिवार और गांव वाले शवों को लेकर परबतपुर कोल ब्लॉक में ओएनजीसी गेट के सामने विरोध प्रदर्शन करने लगे। परिवार और गांव वालों का आरोप है कि यह हादसा ओएनजीसी की गाड़ी से हुआ, जिससे पिता और बेटे की मौत हो गई। प्रदर्शनकारी मृतकों के परिवार के लिए मुआवजे और नौकरी की मांग कर रहे हैं। अपनी मांगों को मनवाने के लिए सैकड़ों गांव वाले ओएनजीसी गेट के सामने धरने पर बैठे हैं। घटना की जानकारी मिलने पर चंदन क्यारी सीओ और स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची। सीओ रवि कुमार आनंद ने बताया कि परिवार और ओएनजीसी मैनेजमेंट से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन दोनों मौजूद हैं और बातचीत चल रही है। इन बातचीत के नतीजों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लंबित छात्रवृत्ति को लेकर आजसू छात्र संघ 9 दिसंबर से आंदोलन शुरू करेगा। आजसू छात्र संघ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राज्य में 7 लाख विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए शिक्षा के लिए भिक्षा जनाक्रोश आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक जिले में छात्रों को गोलबंद किया जाएगा और जिलावार आंदोलन शुरू किया जाएगा। विगत 21 नवंबर को आजसू छात्र संघ ने इस मुद्दे को लेकर रांची के लोक भवन कर प्रदर्शन कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था। वहीं आजसू के विधायक निर्मल महतो ने विधानसभा में धरना देकर और विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष यह विषय उठाकर सरकार का ध्यान इस ओर खींचने की कोशिश की। आजसू छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा एवं उपाध्यक्ष ऋतुराज शाहदेव ने प्रेस वार्ता में बताया कि 9 दिसंबर को हजारीबाग से जिलावार आंदोलन की शुरुआत होगी। यह आंदोलन राज्य के सभी जिलों में आयोजित किया जाएगा और आजसू प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेगा। ओम वर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा 2024-25 की छात्रवृत्ति लंबित रखना घोर लापरवाही है। छात्रों की समस्याओं को सुनने में सरकार रुचि नहीं दिखाती। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय मार्च की विस्तृत रणनीति तैयार की गई है और यह आंदोलन शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित किया जाएगा। ओम वर्मा ने चेतावनी दी कि अब आंदोलन गांव-गांव और जिले-जिले में फैल जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति रोकोगे तो सरकार को हर मोर्चे पर जवाब देना होगा। हमने बार-बार कहा है, न एक छात्र छूटेगा, न एक मांग रुकेगी। उपाध्यक्ष ऋतुराज शाहदेव ने कहा कि संघर्ष अब नए मोड़ पर है। यह आंदोलन केवल लाभार्थियों के लिए नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और अधिकारों की रक्षा के लिए भी है। राज्य के सभी जिलों में युवा सड़कों पर उतरेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेश सिंह, रोशन नायक, अमन साहू सहित आजसू छात्र संघ के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। धनबाद बीसीसीएल ने केंदुआड़ी के गैस प्रभावित बस्ती में लगाया नोटिस, यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। धनबाद के केंदुआड़ी में गैस रिसाव की स्थिति गंभीर होती जा रही है। बीसीसीएल प्रबंधन ने सोमवार को गैस प्रभावित बस्ती के सभी घरों पर नोटिस चिपकाकर क्षेत्र को असुरक्षित घोषित कर दिया है। नोटिस में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह क्षेत्र असुरक्षित है। वर्तमान स्थिति में यहां रहना खतरनाक है। गैस की वजह से जान का खतरा है। प्रबंधन के काफी प्रयासों के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है, इसलिए लोग फिलहाल इस क्षेत्र में ना रहें। हालांकि कई स्थानों पर स्थानीय निवासियों ने इन नोटिसों का विरोध किया है। उनका कहना है कि वो अपने घर और जमीन को छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे कितनी भी चेतावनी क्यों न दी जाए। गैस रिसाव की स्थिति और लोगों की सुरक्षा को लेकर तनाव बना हुआ है। दूसरी ओर जिला प्रशासन और बीसीसीएल की टीमें लगातार स्थिति पर निगरानी रख रही हैं। मैट्रिक इंटर में रिकॉर्ड रिजल्ट की तैयारी, 2 महीने का विशेष एक्शन प्लान, शिक्षकों को मिली स्पेशल ट्रेनिंग। वर्ष 2025-26 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग पूरी तरह से मिशन मोड में आ गया है। छात्रों का रिजल्ट बेहतर करने के उद्देश्य से जिले के सभी उच्च विद्यालयों और +2 स्कूलों के शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग का मकसद साफ है कि अब अगले 2 महीनों में छात्रों को सिर्फ वही पढ़ाया जाए जो सीधे परीक्षा में काम आए। प्रशासन ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि अब सिलेबस को संक्षिप्त और परीक्षा उपयोगी तरीके से पढ़ाया जाए। हर स्कूल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो अपने स्तर से संभावित प्रश्नों का संकलन करें, मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करें और छात्रों से उसका नियमित अभ्यास करवाएं, ताकि परीक्षा के दौरान बच्चे किसी भी तरह के प्रश्न से घबराए नहीं। जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि मैट्रिक और इंटर की तैयारी को लेकर सभी शिक्षकों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। विद्यार्थियों को उन प्रश्नों पर ज्यादा अभ्यास कराया जा रहा है जो पूर्व वर्षों में बार-बार पूछे गए हैं। शिक्षकों से कहा गया है कि वो अपने अनुभव के आधार पर पूरे सिलेबस से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न चुनें और बच्चों से उसकी बार-बार प्रैक्टिस करवाएं, ताकि परीक्षा में प्रश्न देखकर छात्र सहजता से उत्तर लिख सकें।
उन्होंने यह भी कहा कि कई बार छात्र विषय जानते हुए भी अभ्यास के अभाव में सही उत्तर नहीं लिख पाते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए अब प्रैक्टिस आधारित पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। खासकर जिले के सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में 10वीं और 12वीं के छात्रों को एक एक बिंदु को बारीकी से समझाने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि इन स्कूलों से समाज और अभिभावकों को बड़ी उम्मीदें रहती हैं। इन्हीं सभी कमियों को दूर करने और परीक्षा परिणाम को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जिले के सभी प्राचार्य, उच्च विद्यालयों और +2 विद्यालयों के शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान उन्हें परीक्षा केंद्रित शिक्षण, समय प्रबंधन, उत्तर लेखन की रणनीति और कमजोर छात्रों पर विशेष ध्यान देने के टिप्स भी दिए जा रहे हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2026 में मैट्रिक की परीक्षा 3 फरवरी से 17 फरवरी के बीच प्रस्तावित है। इसे ध्यान में रखते हुए जिले के शिक्षा पदाधिकारी लगातार अपने अपने क्षेत्रों में विद्यार्थियों को बेहतर अंक दिलाने की दिशा में ठोस रणनीति पर काम कर रहे हैं। मंत्री इरफान अंसारी ने कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव को दी चुनौती। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन जहां एक तरफ विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा था, वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ कांग्रेस के 2 बड़े नेता उलझते दिखे। दरअसल कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मामले में दुमका के हंसदिहा में सीसीएल के सीएसआर फंड से बने अस्पताल में हुए चोरी का मामला उठाया था। इस दौरान प्रदीप यादव ने लगभग 25 करोड़ की चोरी होने की आशंका जताई, साथ ही विभाग के जवाब पर नाराजगी जताते हुए इस पर संज्ञान लेने का आग्रह किया। प्रदीप यादव की इस अपील को स्पीकर ने स्वीकार करते हुए इसे सदन के संज्ञान में लाने की अनुमति प्रदान की। प्रदीप यादव के द्वारा सदन में हंसदिहा स्वास्थ्य केंद्र में हुए 25 करोड़ के सामान की चोरी को गलत बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसे प्रमाणित करने को कहा है। विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री अपने ही पार्टी के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव पर जमकर बरसते नजर आए। उन्होंने कहा कि चोरी जरूर हुई है, मगर यह 1 करोड़ के करीब है। ऐसे में प्रदीप यादव ने जिस तरह से 25 करोड़ की चोरी की बात कही है, उसे या तो प्रमाणित करे, नहीं तो माफी मांगे। मंत्री इरफान अंसारी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रदीप यादव हमारे सीएलपी हैं, उन्हें पहले हमें बताना चाहिए था। मंत्री ने कहा कि जिस तरह से 25 करोड़ की बात कही गई, उससे विभाग की छवि खराब हो रही है। उन्होंने हंसदिहा स्वास्थ्य केंद्र में हुई चोरी को सही बताया है। ऐसे में प्रदीप यादव को प्रूफ करना होगा कि कैसे 25 करोड़ के सामान की चोरी हो गई। यदि कोई बात थी तो उन्हें हमें बताना चाहिए था। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि दुमका सिविल सर्जन से मिली जांच रिपोर्ट के अनुसार हंसदिहा स्वास्थ्य केंद्र के कोविड अस्पताल से ऑक्सीजन पाइपलाइन, ऑक्सीजन मॉनिटर 50 पीस, लगभग 20 एयर कंडीशनर जैसे सामान की चोरी हुई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में एफआईआर की गई है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। एसबीआई एटीएम में चोरी का प्रयास नाकाम, रंगे हाथों पकड़ा गया 1 चोर, 3 साथी फरार। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिरसा चौक स्थित एसबीआई एटीएम से पैसे चोरी करने का मामला सामने आया, जहां स्थानीय लोगों की सतर्कता से एक युवक रंगे हाथों पकड़ा गया, जबकि उसके 3 साथी मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार पटेल नगर निवासी उमाकांत बाजपेयी पैसे निकालने के लिए बिरसा चौक स्थित एसबीआई एटीएम पहुंचे। एटीएम में कार्ड डालने के बाद भी राशि की निकासी नहीं हुई, जिसके बाद वे पास में स्थित दूसरे एसबीआई एटीएम की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उनके मोबाइल पर पैसे निकासी का मैसेज आया। शक होने पर वे तुरंत पहले एटीएम की ओर लौटे। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक युवक उनके निकाले हुए 10,000 रुपए लेकर भागने की कोशिश कर रहा है। उमाकांत बाजपेयी के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने भागते हुए युवक को पकड़ लिया। पकड़े गए युवक की पहचान आनंद रवानी, निवासी धनबाद के रूप में हुई है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपियों ने एटीएम मशीन के कैश आउटलेट पर सेलो टेप लगाकर उसमें फंसे पैसे निकालने की तरकीब अपनाई थी और ग्राहक के जाने का इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान उमाकांत बाजपेयी के पैसे फंसाने की कोशिश की गई। रामगढ़ के गोला में उत्पाद विभाग का छापा, भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त, 1 गिरफ्तार। रामगढ़ जिला उत्पाद विभाग की टीम ने गोला थाना क्षेत्र के कामता गांव में सघन छापामारी अभियान चलाया। सोमवार को हुई इस कार्रवाई में टीम ने विभिन्न ब्रांड की 69 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब जब्त करते हुए धंधेबाज मनीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद टीम ने मनीष कुमार के मामा हीतलाल साव, संतोष साव व पंचम साव के घर पर भी छापेमारी की। तीनों घरों से करीब 100 लीटर अवैध महुआ शराब व 1000 किलो जावा महुआ जब्त किया। इन तीनों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। तीनों आरोपी भागने में सफल रहे। छापेमारी में उत्पाद अवर निरीक्षक कांग्रेस कुमार, अवर निरीक्षक अमित मड़की व होमगार्ड के जवान शामिल थे। रांची में बेघर लोगों के लिए 50 बेड का आधुनिक अस्थायी आश्रय गृह शुरू। बढ़ती सर्दी को देखते हुए राज्य सरकार और रांची नगर निगम ने बेघर लोगों के लिए बड़ा कदम उठाया है।
मेन रोड स्थित फिरायालाल के पास 50 बेड 30 पुरुष 20 महिला का अत्याधुनिक निःशुल्क आश्रय गृह शुरू किया गया। इसका उद्घाटन ऑनरेबल न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा, डालसा के सचिव रवि कुमार भास्कर और निगम के प्रशासक सुशांत गौरव ने किया। मौके पर जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल भी बांटे गए। नगर निगम की रेस्क्यू टीम रात में शहर के चौराहों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थलों पर बेघर लोगों को खोजकर शेल्टर तक पहुंचाएगी। हसड़िया मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में चोरी, विधानसभा में उठा मामला, एसपी और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने शुरू की जांच। दुमका जिला में हसड़िया मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में चोरी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सोमवार को झारखंड विधानसभा शीत सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के द्वारा कार्रवाई की मांग की गई। इसके बाद इस मामले की जांच में तेजी आ गई। एसपी और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने अस्पताल पहुंचकर जांच की और एसआईटी गठित करने की बात कही। वैसे 2 दिन पूर्व जब चोरी का ये बड़ा मामला सामने आया, उसके दूसरे दिन से स्वास्थ्य विभाग और पुलिस द्वारा अपने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। सोमवार को जब मामला विधानसभा में प्रदीप यादव के द्वारा उठाया गया, उसके बाद जांच में और तेजी नजर आई। हसड़िया स्थित मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में उपकरणों की चोरी की घटना के बाद आज सोमवार को एसपी पीतांबर सिंह खिरवार मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। साथ ही घटनास्थल पर फिंगरप्रिंट जुटाने के लिए एएसआई सुखदेव महतो और सीताराम विश्वकर्मा अपनी टीम के साथ पहुंचे। एसपी ने टीम के साथ पूरे परिसर का निरीक्षण किया और वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र करने के निर्देश दिए। कॉल डंप सहित अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं का कार्य किया गया। साक्ष्य सुरक्षित रखने के लिए घटनास्थल पर किसी प्रकार की छेड़छाड़ रोक दी गई है। निरीक्षण के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि एसी, ईसीजी मशीन, ऑक्सीजन से जुड़े उपकरण, मॉनिटर, वेंटिलेटर सहित कई स्वास्थ्य उपकरण चोरी कर लिए गए हैं। अस्पताल में लगी बिजली वायरिंग, बोर्ड, पंखे, ट्यूबलाइट, एसी, मोटर और ट्रांसफार्मर तक को पूरी तरह से उखाड़ लिया गया है। इस पूरे मामले में दुमका एसपी पीतांबर सिंह खिरवार ने कहा कि इस घटना में शामिल लोगों का जल्द खुलासा किया जाएगा। इसके लिए शीघ्र एसआईटी टीम गठित की जा रही है। सत्यापन में यह तथ्य सामने आया है कि चोरी का उद्देश्य कॉपर वायर निकालना था। विधायक प्रदीप यादव की इस मांग पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने तत्काल संज्ञान लेने की बात कही। प्रदीप यादव ने सदन में कहा कि करोड़ों की लागत से निर्मित इस अस्पताल के चालू करने मांग को लेकर उन्होंने कई बार आवाज उठाई। अस्पताल तो चालू नहीं हुआ, पर चोरों ने इसके कीमती उपकरणों पर हाथ साफ कर दिया। इस पर तुरंत एक्शन की जरूरत है। रिम्स डॉक्टर्स क्वार्टर में चला प्रशासन का बुलडोजर, जारी रहेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के डॉक्टर्स आवासीय कॉलोनी में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। शनिवार को चलाए गए अभियान के बाद कल रविवार होने की वजह से अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं चलाया गया। सोमवार को फिर एक बार रांची जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और रिम्स प्रबंधन से जुड़े पदाधिकारी पूरी तैयारी के साथ बरियातू थाने के पीछे वाले इलाके में बने डॉक्टर्स कॉलोनी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों की ओर से अभियान का विरोध भी किया गया, लेकिन पुलिस बल के सामने उनकी एक नहीं चली। इस बीच अलग अलग 3 बनाकर एक लाइन से अतिक्रमण के रिम्स की जमीन पर बनाए गए झोपड़ियों को ढा दिया गया। इस दौरान करीब आधा दर्जन गुमटियों को भी जेसीबी से उठवाकर ले जाया गया। हाड़ कंपा देने वाली ठंड के समय में प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध भी हो रहा है। इस बीच बरियातू थाना प्रभारी और डीएसपी मनोज कुमार ने फिर दोहराया कि झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में रिम्स परिसर को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त कराना है और आगे भी अभियान जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि न सिर्फ रिम्स डॉक्टर्स क्वार्टर बल्कि अन्य जगहों जैसे डीआईली मैदान, रिम्स कोकर रोड और अन्य जगहों से भी अतिक्रमण हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नोटिस देने के बाद के 72 घंटे शनिवार को ही बीत जाने के बावजूद अभी भी जिन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया है, उनके पास अभी भी मौका है और खुद डॉक्टर्स क्वार्टर को खाली कर दें। आज जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान में 3 जेसीबी, बड़ी संख्या में सशस्त्र पुलिस के जवान के साथ कार्यपालक मजिस्ट्रेट की भी तैनाती थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।